हेलो फ्रेंड्स, मोल कॉन्सेप्ट में आज हम बात करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की, जिन्हें रस समीकरण मिति व रस समीकरण मिति गणनाएं कहा जाता है। जब भी हमारे सामने कोई केमिकल इक्वेशन दी होती है तो हमसे वो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट के बारे में 4 तरह के प्रश्न पूछ सकता है। सबसे पहले आपको रिएक्टेंट या अभिकारक के मोलों की संख्या दे देगा, आपको प्रोडक्ट या उत्पाद के मोलों की संख्या निकालनी होगी। उस प्रकार के प्रश्नों को हम मोल मोल एनालिसिस कहते हैं, मोल मोल विश्लेषण। ऐसा हो सकता है किसी अभिकारक पदार्थ का द्रव्यमान देके आपसे किसी उत्पाद पदार्थ का द्रव्यमान पूछ लेगा। इस तरह की गणनाओं को हम मास मास एनालिसिस या द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण कहते हैं। कई बार अभिकारक का द्रव्यमान देके बनने वाली उत्पाद गैस का आयतन पूछ लेता है। इस तरह की गणनाओं को द्रव्यमान आयतन गणनाएं कहा जाता है। और लास्ट में हो सकता है पूरी अभिक्रिया ही गैसीय अभिक्रिया हो, जिसके अभिकारक भी गैस हो और उत्पाद भी गैस हो। उस स्थिति में किसी अभिकारक गैस का आयतन देकर उत्पाद गैस का आयतन पूछा जा सकता है, या उलट भी किसी उत्पाद गैस का बनने वाला आयतन देके समान परिस्थितियों में अभिकारक गैस का प्रयुक्त होने वाला आयतन भी पूछा जा सकता है। तो इस 4 प्रकार के गणनाओं को आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल मोल एनालिसिस या मोल मोल विश्लेषण की। जब भी हमें स्टोइकियोमेट्री पढ़नी होती है तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप कोई भी प्रश्न शुरू करने से पहले आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप पहले उसको बैलेंस करिए, संतुलित कीजिए, तभी आप स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मुझे रासायनिक अभिक्रिया दी गई है KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। अगर मैं बिना संतुलित किए इस प्रश्न को सोल्व करूंगा तो मैं कभी भी सही उत्तर तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए मुझे पहले इसको संतुलित करना पड़ेगा। 2 KClO3 लगा देते हैं, 2 KCl और 3 O2। अब सही है। अब दोनों तरफ परमाणुओं की एटम्स की संख्या समान है। 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 3 into 2 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं एंड 3 into 2 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की शर्त यह है कि आपकी केमिकल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस फॉर्म में या संतुलित रूप में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोल मोल एनालिसिस की, अगर मैं बात करूं मोल मोल एनालिसिस की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा नियम याद रखना है। क्या है वो नियम? अलग अलग अभिकारकों में अलग अलग उत्पादों के मोलों की प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, या उत्पाद है तो बनने वाली संख्याएं किस नियम से निकाली जाती है? देखिए, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2 इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण में अलग अलग अभिकारकों व उत्पादों के प्रयुक्त होने वाले मोलों की संख्या या बनने वाले मोलों की संख्या और उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का जो अनुपात होता है वो सभी घटकों के लिए समान रहता है। दोबारा से, इसके मोलों की संख्या बटा में इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2, इसके मोलों की संख्या बटा इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 और इसके मोलों की संख्या बटा इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 3। ये सब जो वैल्यूज मैं निकाल रहा हूं ये अभिकारकों और उत्पादों के लिए समान आने चाहिए। ये मोल मोल एनालिसिस का आधार होता है। जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया इसी अभिक्रिया में KClO3 के 5 मोल, पहला क्वेश्चन सिंपल से पूछ लेता हूं, KClO3 के 5 मोल द्वारा O2 गैस के कितने मोल प्राप्त होंगे? कितने मोल प्राप्त होंगे? तो मैंने आपको बोला कितने मोल प्राप्त होंगे, तो मैंने बोला KClO3 के मोलों की संख्या बटा में 2। अब क्योंकि O2 की बात कर रहा है तो मुझे KCl का कोई मतलब नहीं है। O2 के मोलों की संख्या बटा में 3, ये अनुपात बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं KClO3 के मोलों की संख्या तो 5 है अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑक्सीजन के मोलों की संख्या बटा में 3। तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन के प्राप्त होने वाले मोलों की संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 15/2, यानी कि 7.5 मोल ऑक्सीजन की प्राप्ति आपकी हो जाएगी। इस तरह की गणनाओं को मोल मोल एनालिसिस कहा जाता है। एक पदार्थ के दिए हुए मोल द्वारा
दूसरे पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करने को हम क्या कहते हैं? मोल मोल एनालिसिस कहते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये सामान्यतः थोड़े इजी पड़ते हैं। इसके बाद की जो तीनों गणनाएं हैं, मास मास एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस और वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस, इस पे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम बात करते हैं मास मास एनालिसिस पर आधारित प्रश्नों की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मास मास एनालिसिस पर आधारित प्रश्नों की। तो मास मास एनालिसिस में भी इन्हीं सामान्य नियमों का पालन किया जाएगा बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मुझे रिएक्शन दी हुई है N2 plus 3H2 gives 2NH3। मैंने पहले से ही संतुलित अभिक्रिया ली हुई है। मान लीजिए आपको हाइड्रोजन के 10 ग्राम वजन से, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दी हुई है? सफिशिएंट मात्रा, यानी कि पर्याप्त मात्रा दी हुई है। तो पर्याप्त मात्रा नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के 10 ग्राम से करने पर पूछ रहा है कितने ग्राम अमोनिया की प्राप्ति होगी, कितने ग्राम अमोनिया की प्राप्ति होगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा लीजिए 1:3:2। तो ऐसे प्रश्नों को हम दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया कि अगर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या को मैं 3 से डिवाइड कर दूं और अमोनिया के मोलों की संख्या को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये दोनों मान समान आने चाहिए। अब हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कैसे आएगी? हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 10 ग्राम, मास अपॉन जीएमएम। हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी होगी? 5। और अमोनिया के मोलों की संख्या आपसे पूछी है, तो अमोनिया के मोलों की संख्या बटा में 2, तो ये हो जाएगा अमोनिया के मोलों की संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10/3। अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10/3। और अगर मोलों की संख्या आ गई तो द्रव्यमान निकालने में तो कुछ दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? मोलों की संख्या गुना में जीएमएम। तो हम अच्छे से जानते हैं 10/3 अमोनिया का जीएमएम होता है बेटे 17, तो आपका आंसर आ जाएगा 170/3। इतने ग्राम अमोनिया की प्राप्ति होगी अगर आप हाइड्रोजन के 10 ग्राम से इसको प्राप्त करना चाहते हो, बशर्ते नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में आपको दी हुई है। तो इस तरह के प्रश्नों में एक पदार्थ के द्रव्यमान से दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान मैं निकाल सकता हूं। तो एक तरीका तो मेरा कॉन्सेप्चुअल तरीका है जो मैंने अभी आपको मोल मोल एनालिसिस में बताया। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि तुलनात्मक मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो 3 मोल हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा अमोनिया के कितने मोल प्राप्त होंगे? 2 मोल। ये रहे 3, ये रहे 2। तो इसी के अनुपात में अमोनिया बनेगी। अगर मैं कहूं इसके 1 मोल क्रिया करेंगे तो कितने मोल प्राप्त होंगे? अमोनिया के 2/3 मोल प्राप्त होंगे। लेकिन इस प्रश्न में मुझे 10 ग्राम हाइड्रोजन दी हुई है और 10 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या कितनी होती है बेटा? 5 मोल। तो 5 मोल अगर है तो यहां से भी आपके मोलों की संख्या वही आएगी 10/3, जो कि आपकी मोल मोल एनालिसिस से 10/3 आई थी। तो जैसे भी अगर आपको तुलना करना आसान लगता है तो यूं कर लिया कीजिए, और अगर आपको फॉर्मूला लगाना है, कई बच्चों को फॉर्मूले याद करने का शौक होता है, तो उन बच्चों के लिए ये वाला फॉर्मूले से आप सीधे सीधा आंसर को निकाल सकते हो। तो एक द्रव्यमान का पदार्थ का द्रव्यमान दिया होने पर दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान बिल्कुल आराम से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब जरा एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। आइए, अगर मुझे कहा गया है, एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुझे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2, Na2CO3 व NaHCO3 नमूने के 3 ग्राम के ऊष्मीय विघटन द्वारा, यानी कि थर्मल डीकंपोजिशन द्वारा, ऊष्मीय विघटन द्वारा 0.248 ग्राम की कमी होती है। कमी होती है यदि
NaHCO3 के ऊष्मीय विघटन से Na2CO3 H2O गैस व CO2 गैस प्राप्त होते हैं, CO2 गैस प्राप्त होते हैं, तो मूल मिश्रण में Na2CO3 की भार प्रतिशतता क्या होगी? Na2CO3 की भार प्रतिशतता क्या होगी? बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको कहता है कि द्रव्यमान में इतनी कमी प्राप्त होती है, तो समझ जाइए कि इतना द्रव्यमान गैसीय उत्पादों का पात्र से बाहर निकल गया है। क्योंकि जो द्रव्यमान किया जाता है वो केवल सॉलिड पदार्थों में किया जाता है। गैस जब भी उत्पाद के रूप में बनती है, पात्र को छोड़ के बाहर निकल जाती है। तो जब भी किसी प्रश्न में आपसे कहा जाए कि इतने द्रव्यमान की कमी हो गई विघटन के दौरान, समझ जाना इतना द्रव्यमान गैसों का था जो पात्र से बाहर निकल गया। जहां तक ऊष्मीय अपघटन का सवाल है, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट ऊष्मा के प्रति ज्यादा स्थायी होता है। किसकी तुलना में? NaHCO3 की तुलना में। क्योंकि जितने भी क्षारीय मृदा धातुओं के बाइकार्बोनेट होते हैं वो गर्म करने पर अपने धातु कार्बोनेटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि इस न्यूमेरिकल में इसने बोल दिया कि NaHCO3 के विघटन से Na2CO3 वाटर और CO2 की प्राप्ति होती है। तो अगर मैं इस समीकरण को संतुलित रूप में लिखूं, NaHCO3 लगभग अगर हम इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देते हैं, तो याद रखिएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, इस तरह से ये संतुलित समीकरण आपके सामने है। और 300 डिग्री का मतलब ये किस रूप में रहेंगे दोनों मेंबर? ये गैस के रूप में रहेंगे, ये ठोस था। जबकि उस मिश्रण में जितना भी Na2CO3 था, भाई मिश्रण तो दोनों का था ना, इसका कुछ नहीं होती रिएक्शन। यानी कि अगर विघटन हो रहा है तो केवल किसका करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट का करना है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट ऊष्मा के प्रति पर्याप्त स्थायी होता है। तो याद रखिएगा इस मिश्रण में जितना भी Na2CO3 था उसका कुछ नहीं हुआ, वो मिश्रण में बना रहेगा। इसको मैं एक बार अब कर देता हूं। मान लीजिए इस मिश्रण में x ग्राम NaHCO3 था, मान लीजिए इस मिश्रण में x ग्राम NaHCO3 था, तो मैं क्या करूंगा? इसके मोलों की संख्या निकाल लेता हूं। तो x ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी? इसका GMM होता है 23 + 1 24 + 12 36 प्लस 48। तो 36 + 48 करोगे तो 84 ग्राम इसका GMM आएगा। तो इसका GMM 84 है, तो इसके मोल कितने होंगे बेटा? x/84। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको ये कहूं कि ये है द्रव्यमान क्षति का कारण, द्रव्यमान में कमी किसके कारण हुई है? इन दोनों गैसीय पदार्थों के पात्र से बाहर निकलने के कारण हुई है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि जितने मोल NaHCO3 के पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटे, उनसे आधे मोल ही बनेंगे इसके। भाई इसकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है, तो इसके 2 मोल के विघटन से 1 मोल Na2CO3, 1 मोल CO2 और 1 मोल वाटर प्राप्त होता है। तो अगर क्वेश्चन में इसके इतने मोल दिए हुए हैं, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि बनने वाले Na2CO3 के मोल्स भी होंगे इसके मोल्स के आधे, हाफ कर रहा हूं, और इन दोनों के मोल्स भी x/84 के आधे, इसके मोल भी x/84 × 2 के आधे होंगे। बोली मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने केवल मोल एनालिसिस से सबके मोलों की संख्या का पता लगा लिया। अब मुझे अच्छे से पता है कि ये जो द्रव्यमान आएगा इनका, वो कुल द्रव्यमान कितना होना चाहिए? वो द्रव्यमान 0.248 के सम के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या कहता हूं? मास ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कि बनने वाले गैसीय उत्पादों का द्रव्यमान निकालना, ध्यान दीजिएगा। तो x/84 × 2, इसका GMM होता है 44 प्लस x/84 × 2, ये इनके मोल हो गए, और वाटर का GMM होता है 18। तो मोल को GMM से गुणा करके मैं इन सभी गैसीय पदार्थों के द्रव्यमान की टोटल की गणना कर रहा हूं। तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि ये जो योग आएगा ये किसके बराबर होगा? द्रव्यमान क्षति के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 0.248। तो मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज इक्वल टू 0.248। अब लॉन्ग कैलकुलेशन है, हम इसको क्या करेंगे? हम इसमें
1/84 इंटू 2 को तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे 44x प्लस 18x इज इक्वल टू 0.248। तो जब मैं इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूं तो ये मेरा हो जाता है 16, 60, 62, तो ये हो जाता है 62x इज इक्वल टू 0.248 इंटू 84 इंटू 2, और यहां से x की वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 62, यहां लिख देता हूं, x मस्ट बी इक्वल टू 0.248 मल्टीप्लाई बाय 84 इंटू 2 अपॉन 62 तो 62 आएगा तो ये 31 पे चला जाएगा, ये लगभग 31 पे चला जाएगा। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ Na2CO3 निकालनी है, Na2CO3 की परसेंटेज कैसे निकलेगी? आपको पता है, पहले NaHCO3 की निकाल लेते हैं, फिर 100 में से माइनस कर देंगे। पहले मैं क्या करता हूं, NaHCO3 की परसेंटेज निकाल लेता हूं। कैसे निकलेगी? इसके प्रारंभ में कितने द्रव्यमान मान लेते मैंने, x ग्राम, कुल मिश्रण कितने ग्राम का था, 3 ग्राम का, इंटू 100। तो यहां से जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी 0.248 इंटू 84 अपॉन 31 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 28 पर चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगी आपकी 0 पॉइंट, इसको कर लो आप 24.8 इंटू 28 अपॉन 31, तो ये अप्रोक्सीमेटली आती है बेटे, इसको कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है 22% के आसपास। साफ दिखाई दे रहा है। 28 और 31 को डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 से थोड़ा सा कम आएगा, उसको अगर मैं 24.8 से मल्टीप्लाई करूं तो अराउंड 22% अगर NaHCO3 है तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 78%। इस तरह से हम मोल एनालिसिस भी कर सकते हैं और एक पदार्थ का द्रव्यमान देके दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान भी बड़े आराम से निकाला जा सकता है। इसको हम बोलते हैं मास एनालिसिस। एक पदार्थ का द्रव्यमान दिया होने पर दूसरे पदार्थ के द्रव्यमान की तुलना हम इस तरह से कर सकते हैं। आइए हम इसके तीसरे तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज मास वॉल्यूम एनालिसिस। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में एक पदार्थ का द्रव्यमान दिया होता है और उधर उस साइड में उत्पाद गैस का आयतन पूछता है। आइए किस तरह से इन प्रश्नों को करना है हम देखते हैं, किस तरह से इन प्रश्नों को करना है हम लोग देखते हैं। मास वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं, मास वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर ध्यान दीजिएगा। अब मैं तीसरा सेगमेंट ले रहा हूं, मास वॉल्यूम एनालिसिस। मास वॉल्यूम एनालिसिस। चलिए, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नीशियम व एल्युमिनियम धातुओं का 1 ग्राम मिश्रण, धातुओं के कर लीजिए, 1 ग्राम मिश्रण की क्रिया HCl एक्वस के आधिक्य से करवाने पर STP पर 1.12 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। 1.12 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो मिश्रण में मैग्नीशियम की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। मिश्रण में मैग्नीशियम की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। मिश्रण में मैग्नीशियम की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम, हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम की क्रिया जब भी HCl की जाती है तो MgCl2 और
H2 गैस मुक्त होती है, और वैसे भी आपने इसका एक्सेस या आधिक्य मात्रा ली हुई। उसी तरह से अगर मैं एल्यूमिनियम की क्रिया कराता हूं HCl से, तो मुझे मिलता है AlCl3 प्लस 3/2 H2 गैस। मैंने पहले ही बोल दिया था रिएक्शन आपकी बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, ये आपकी गैस है, और ये भी आधिक्य मात्रा में। जब एक केमिकल आधिक्य मात्रा में होता है तो हम सीधे ही इस केमिकल से डायरेक्ट H2 की अमाउंट निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका अगर मान लीजिए 1 ग्राम में मैंने मान लिया कि मैग्नीशियम के x ग्राम उपस्थित है, तो x ग्राम में इसके मोल कितने हो गए बेटे? इसका परमाणु भार 24 होता है, तो x/24। इसके अगर x/24 रिएक्ट करेंगे तो क्या H2 के भी x/24 मोल बनेंगे नहीं क्या? क्योंकि इसके 1 मोल से H2 का भी 1 मोल बनता है, इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे, इसके 5 मोल से इसके 5 मोल बनेंगे। यानी कि इसके अगर x/24 मोल हैं तो H2 के भी कितने मोल प्राप्त होंगे? x/24। नीचे आ जाइए, पूरा मिश्रण था 1 ग्राम का। इस 1 ग्राम में अगर मैग्नीशियम का द्रव्यमान x लिया है तो बताइए एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना लूंगा? 1 - x। एल्यूमिनियम का कितना परमाणु भार होता है? 27। तो इसके 1 मोल से अगर इसका 1.5 मोल बनता है 3/2, तो इसके इतने मोल से कितने मोल बनेंगे? इसका 3/2, तो इसका 3/2 निकाल लीजिए। 1 - x/27 का 3/2, इतने मोल आपको H2 गैस के प्राप्त करने। थोड़ा इजी कर लीजिए, 3 9 पे जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 - x/18। अब हाइड्रोजन गैस के कुल मोलों की संख्या कितनी होगी? प्रथम अभिक्रिया में बने हुए हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या प्लस दूसरी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के बने हुए मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या कैसे आएगी? फर्स्ट अभिक्रिया में बनने मोलों की संख्या और सेकंड अभिक्रिया में बने मोलों की संख्या, और ये कुल मोलों की संख्या आपको दे रखी है एसटीपी का आयतन देकर। आपको इसने इनडायरेक्टली बता दिया कि H2 का एसटीपी पर इतना आयतन प्राप्त हुआ है। हम लोग जानते हैं जब भी हमें किसी गैस का एसटीपी पर आयतन दिया होता है तो उस आयतन को मैं 22.4 से डिवाइड करके उस गैस के बनने वाले कुल मोलों की संख्या पता लगा सकता हूं। तो इनडायरेक्टली मुझे हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या दे दी गई है। राइट साइड में कुल मोलों की संख्या ये होगी x/24 और ये हो गया 1 - x/18। 1 - x/18। तो बस फिर 1.12/22.4, और ये आप एलसीएम ले लोगे इनका 72, तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 4 - 4x। 4 - 4x, तो ये 1/20 कट गया पूरा पूरा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -x + 4/72। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू -20x + 80, तो ये हो जाएगा 92x हाँ तो इसको यूं कर लो ना, इधर ले जाओ। 20x इज इक्वल टू 8, तो x कितना हो जाएगा? 8/20, 0.4। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.4/1 × 100। तो आपका जो मैग्नीशियम की परसेंटेज का आंसर आएगा वो आएगा 40%। इस तरह से हम एक पदार्थ का द्रव्यमान देकर बनने वाली गैस का एसटीपी पर आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर पढ़ते हैं। ये सब के सब स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस का पार्ट है। अब हम लास्ट कैलकुलेशन करते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप या वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस की कैलकुलेशन। तो मास वॉल्यूम के बाद 4th नंबर पर पढ़ते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन। वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन क्या है? देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप लोग। वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन, एक गैस का वॉल्यूम दे देगा किसी रिएक्टेंट का और दूसरी गैस का वॉल्यूम आपको कंपेयर करना है। इस तरह के प्रश्नों को वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस या 4th पॉइंट इसको हम कह सकते हैं।
हम अच्छे से जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ अगर ताप और दाब की परिस्थितियां समान हैं तो मोलों का अनुपात किसी अभिक्रिया में गैसीय मोलों का अनुपात उनके आयतन के अनुपात में ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर मेरे को अमोनिया बनानी है और मेरे पास ये इक्वेशन है तो आप क्या कहते हो बेटे? आप कहते हो कि इसके 1 मोल की क्रिया इसके 3 मोल से करवाने पर अमोनिया गैस के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल बनते कहते हैं ना। तो याद रख लेना, अगर ताप और दाब की परिस्थितियां समान हैं, अगर ताप और दाब की परिस्थितियां समान हैं तो ये अनुपात जो मोलों वाले हैं ना, ये इनके आयतनों में भी प्रकट होंगे। मतलब कि अगर इसका 1 लीटर भाग लेगा अभिक्रिया में तो इसके समान ताप और दाब पर 3 लीटर ही भाग लेंगे और इसके उसी ताप और दाब पर जो प्राप्त होने वाले वॉल्यूम है वो कितने होंगे? 2 लीटर होंगे। इसको हम बोलते हैं गैलुसेक वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसका यूज करके आप वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पहले रूल बताया है, अब हम बात करते हैं। आपको दिया गया है क्वेश्चन, आप साथ साथ नोट करिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल की पूरी फीलिंग आए। आदर्श गैसीय मिश्रण C2H6 व C2H4 के 28 लीटर मिश्रण जो कि 1 वायुमंडल दाब तथा 273 केल्विन ताप पर दिया हुआ है, इस मिश्रण के पूर्ण दहन हेतु ऑक्सीजन गैस के 128 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो बताइए ताप व दाब की समान परिस्थितियों में को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इस मूल मिश्रण में इथेन की मोल प्रतिशतता कितनी थी। ये डेटा आपको वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस को समझने में बहुत मदद करेगा। सबसे पहले मैं इन दोनों गैसों की दहन की समीकरण लिख देता हूं क्योंकि O2 से रिएक्शन करने पर दोनों का क्या हुआ होगा? दहन हुआ होगा। आइए देखते हैं। तो ये मैंने इथेन के दहन की समीकरण लिखी है और नीचे मैं इथीन के दहन की समीकरण लिख रहा हूं। नीचे मैं इथीन के दहन की समीकरण लिख रहा हूं। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि गैसीय मिश्रण के जो भी मोल के अनुपात होते हैं वही अनुपात इनके आयतनों में भी काम आते हैं। वही अनुपात इनके आयतनों में भी काम आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने इस बात पर गौर किया क्या कि ये जो कंडीशन आपको दी हुई है बेटे, ये तो एसटीपी कंडीशन है। ये जो आपको कंडीशन दी हुई है बच्चों, ये कौन सी कंडीशन है? एसटीपी कंडीशन है। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि अगर मुझे इस गैसीय मिश्रण के मोल निकालने हैं तो मैं इस आयतन को जो मुझे 28 लीटर दिया हुआ है, इसको अगर मैं 22.4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिश्रण के मोलों की संख्या आ जाएगी? मतलब मुझे पता लग जाएगा कि इस मिश्रण में इथेन प्लस इथीन के कुल मोलों की संख्या कितनी दी थी। तो ये मैं लिख देता हूं 28/22.4। ये मिश्रण की कुल मोलों की संख्या है। अब आप एक काम करिए, मान लीजिए इस मिश्रण में n मोल तो थे इथेन के, तो बताइए इथीन के कितने मोल लूंगा मैं? 28/22.4 माइनस x लूंगा। सही कह रहा हूं भाई? कुल मोलों की संख्या कितनी थी? इतनी। तो इसमें अगर इथेन के मोल n है तो इसके मोल कितने होंगे? 28/22.4 माइनस n। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसको संतुलित करिए क्योंकि अभी ये कंबशन की रिएक्शन संतुलित नहीं है। तो 2 कार्बन है तो CO2 के 2 बनेंगे। हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं, 3 से गुना करूंगा तो दोनों तरफ 6 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन का बैलेंस करते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन के एटम है, 2 × 2 4 और 4 + 3 7। तो यहाँ पर जो O2 गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर आएगा वो 7/2 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड में भी 7 एटम्स हैं और राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं। इधर आ जाइए, C2H4 इसको संतुलित करूंगा तो 2, 4 H है, 2 संतुलित हो गई। ऑक्सीजन दाईं तरफ बाईं तरफ करना है, कितने एटम्स है राइट साइड में? 4 और 2 6 और ये ऑलरेडी 2 लगा हुआ है तो यहाँ कितना आएगा बेटे? ये आएगा आपका 3। तो ये कैलकुलेशन क्या कहती है कि अगर इसके n मोल है, बताओ ऊपर वाली विक्रिया में O2 के कितने मोल प्रयुक्त होंगे? 7/2n। ये एक तो ये 7/2, ये n तो ये उसका मल्टीपल। ऐसे ही अगर इसका 1 मोल लिया जाता तो O2 के मोल इससे 3 गुने काम में आते और इसके जो भी मोल आपको गिवन है उसको 3 से गुना करूंगा तो O2 के मोल के बराबर हो जाएगा। तो 3 × 28/22.4 - n।
और अगर कोई मुझे कहता है कि O2 के बनने वाले कुल मोलों की संख्या, सॉरी O2 के प्रयुक्त होने वाले कुल मोलों की संख्या किसके बराबर होगी, तो O2 के प्रयुक्त होने वाले कुल मोलों की संख्या इनके सम के बराबर होगी, जो कि मुझे दी हुई है। O2 के प्रयुक्त मोलों की संख्या किसके बराबर होगी बच्चों, 7n/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 28/22.4 माइनस n। और ये मोलों की संख्या किसके बराबर है, आपको O2 के ग्राम दे रखे हैं 128। तो अगर इनडायरेक्टली मैं आपको कहूं तो O2 के मोल भी आपको दे दिए, 128 को 32 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, O2 के मोलों की संख्या आ जाएगी। तो ये जो समीकरण आपकी आई है, ये जो समीकरण आपकी आई है, इस समीकरण से 1 मिनट में मैं कैलकुलेशन करके इसको सोल्व कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो क्या आता है, ये आता है आपका 3.5n, और ये आता है आपका, इसको कैलकुलेट कर लीजिए 4 से, तो 4 पे 5.6 आता है बेटा, ये 7 आता है, ठीक है ना। और इजी होगा नहीं, इसको इतना ही रहने दीजिए। तो 3 × 7 ये तो हो गया 21/5.6 माइनस 3n इज इक्वल टू, और ये पूरा पूरा चला ही जाएगा आई थिंक 34, 3 पे 4 पे 32 4 जा 128, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 4 के बराबर। कैलकुलेशन देख लीजिए। अब ये आपको माइनस करोगे जब इसमें से, कितना होगा बेटे, 0.5n इज इक्वल टू 4 माइनस 21/5.6, तो ये हो जाएगा 22.4 माइनस 21/5.6, और मोल्स का नंबर आ जाएगा आपके पास में। इसको माइनस करोगे तो 1.4/5.6 डिवाइडेड बाय 0.5 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके हाफ मोल के बराबर आ गया। हाँ, ये आपके हाफ मोल के बराबर आ गया 2/4.5, तो यानी कि इसकी जो मोल परसेंटेज है वो कितनी है, 0.5 अपॉन कुल मोल कितने थे, 28 × 22.4 × 100। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल से तरीके से। इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये 7 है बेटे, ये 5.6 है, 5.6 का आधा कितना होता है, 2.8/7 × 100, तो 40% मोल, 40% मोल्स आपके इथीन के हैं और 60% मोल आपके किसके रहेंगे, इथीन के रहेंगे। इस तरह से, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, इस तरह से हम बड़े आराम से मोल से मोल निकाल सकते हैं, मास से मास निकाल सकते हैं, मास से किसी गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के अंदर आती है। थैंक यू सो मच।